फिजिक्स का उसके साथ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी देखो कोई नई बात नहीं होनी चाहिए तुम्हारे लिए, तुम सबने नाम तो सुना ही है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं भाई? बिजली। बिजली, और इस पर तो कई गाने भी बने हैं, बिजली गिरी, ये सब ऐसा करके हमने तो गाने भी बनाए हैं। और बिजली कब गिरती है भाई? बारिश के टाइम गिरती है, जब एकदम बादल गरजते हैं तब बिजली भी कड़कती है, होती है ना। पर जब हमारे घरों में आती है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो हम क्या बोलते हैं भाई? लाइट चली गई है और लाइट आ गई। पर वो लाइट थोड़े है, लाइट क्या है? लाइट बाय डेफिनेशन इज व्हाट? एनर्जी विच कॉज द सेंसेशन ऑफ सीइंग इन आवर आईज। बट इलेक्ट्रिसिटी तो अलग है, वो तो वो चीज कर रही है जिससे कि लाइट ऑन हो रही है। यानी कि लाइट क्या है? ये जो बल्ब जो हमें देता है ग्लो, वो लाइट है। बल्ब से जो ग्लो मिल रहा है वो लाइट है। सन से जो आ रही है वो सनलाइट है, तो वो लाइट है। लेकिन जो आ रही है घरों में तारों के थ्रू, वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो लाइट नहीं है। अरे लाइट नहीं आ रही मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। तो ये एक छोटा सा फर्क है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि लाइट क्या है। जो ग्लो है वो लाइट है, या जिससे हम देख सके चीजों को, वो लाइट है। और ये ट्यूबलाइट वगैरह जिस चीज से चल रही है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम यूं ये जरूर कह देते हैं कि लाइट आ गई, लाइट चली गई, बिकॉज जब शुरू शुरू में सब तो गांव में ही थे, जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी तो जब तब टीवी वगैरह भी नहीं थे, तब क्या थी? सिर्फ लाइट थी, सिर्फ बल्ब वगैरह थे तो रोशनी के लिए यूज होते थे। अब बल्ब वगैरह है तो भैया ठीक है, लाइट आ गई, लाइट जल गई, अरे बल्ब जल गया लाइट आ गई, और बल्ब नहीं चल रहा लाइट नहीं है। तो यही है, इसीलिए कॉमन लैंग्वेज में वो हो गया कि भैया लाइट चली गई लाइट आ गई। बट एक्चुअली में हो क्या रहा है? इलेक्ट्रिसिटी या पावर आएगी तो लाइट जल जाएगी, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी या पावर नहीं होगी तो लाइट नहीं जलेगी। ये है बेसिक डिफरेंस, ये तुम्हें पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। गांव में थोड़े रह रहे हैं अब अपन, नहीं रह रहे ना, तुम अब गांव में थोड़े रह रहे हो, तो इसीलिए ये बेसिक सा डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं यार, ये होता कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है एक्चुअली। अब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक फिनोमिनन है जो क्रिएट होता है बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसको समझने के लिए ना हम थोड़ा पीछे चलते हैं, और केमिस्ट्री में ही चलना पड़ेगा हमें, फिजिक्स में नहीं, थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलना पड़ेगा, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और फिजिक्स से उसका तालमेल बिठाएंगे। इसीलिए तो हम इसे कंबाइन क्या कहते हैं? साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्योंकि तीनों आपस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्योंकि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलो बैठाते हैं भाई, सामंजस्य बिठा के देखते हैं क्या हो रहा है। अब होता क्या है, तुमने देखा ही है, एटम होते हैं। जैसे अगर सोडियम का लूंगा एलिमेंट ले रहा हूं सोडियम, उसका एटम होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसका? आई थिंक 2881 होता है, यही ऐसा ही कुछ होता है ना उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो 281 होता है या 2881 होता है। तो अब वो क्या करता है, लेकिन उसको आउटर मोस्ट शेल में क्या रखना होता है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना स्टेबिलिटी के लिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज कैटायन बन जाता है। तो यहां पे क्या हुआ है बताओ? उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे क्या था? एक नेगेटिव चार्ज जो उसको रोक रहा था। पहले क्या था? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ना। क्यों था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन वाज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्जेस किसकी वजह से पॉसिबल होते हैं भाई? न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थे तभी तो मैं कहूंगा कि वो क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहां पे प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? तो यार चार्ज पार्टिकल्स है ना दोनों, तो वही है इलेक्ट्रिक चार्ज। उसी की वजह से आती है, पॉसिबल होती है, जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है भाई? न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और किसी ने गेन कर लिया वही लूज इलेक्ट्रॉन, अगर किसी का जैसे क्लोरीन है सपोज, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन से एक ज्यादा हो गए हैं ना, अब तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से एक ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ज्यादा पावर किसकी आ गई वहां पे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो तो अपना ही अधिकार चलाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पावरफुल हो गया तो उसका अधिकार क्या है, नेगेटिव, तो वो नेगेटिव रहेगा। और सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वहां उसका अधिकार क्या हुआ, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो उनकी मेजोरिटी हो गई तो वो जीत जाएंगे, तो उनका राज चलेगा वहां पे। यही बात है, सिंपल। चलो आगे देखते हैं। तो ये तो हुई न्यूट्रॉन्स और सॉरी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई, है ना। तो अब इससे इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे पॉसिबल है, यही है इलेक्ट्रिक चार्ज भाई। पॉसिबल क्या है, यही है इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो बढ़िया, चलो ठीक है। अब यहां तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब हम एक बार बात करते हैं कि ये फ्लो कैसे करते हैं, या फिर रियल लाइफ के एग्जांपल्स क्या हैं इनके। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं भाई कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होता है भैया, पहला चार्ज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी कि क्या चीज कम है यहां पे, इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो क्या है भाई यहां पे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में तो बात करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं स्टेबल सेफ, वो थोड़े इधर उधर जाते हैं। क्या जाता है इधर उधर भाई, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जाते हैं। तो डेफिशिएंसी किसकी हो जाती है यहां पे, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ने लगते हैं। और दूसरा होता है भाई नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज यानी कि क्या होता है भाई, बताओ बताओ। नेगेटिव चार्ज बोले तो अब वहां पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना वो, तो वहां क्या हो गए, वो एक्सेस में हो गए, प्रोटॉन्स से ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव एक्सेस। नेगेटिव कब हुए, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन कर लिया। और पॉजिटिव कब हो गए, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज देयर, तब क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और फिर अगर गेन कर लिया तो नेगेटिव, यही तो हो रहा है ना। इफ यहां पे लेकिन क्या हो रहा है फिर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही है। और यहां पे क्या हो रहा होगा, जस्ट इसके उल्टा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ डोमिनेंट कौन सा चार्ज हो गया, प्रोटॉन, तो पॉजिटिव चार्ज रहेगी बॉडी। और अगर डोमिनेंट चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन तो वहां नेगेटिवली चार्ज रहेगी। पर हम फ्लो की बात हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स तो स्टेबल रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। फ्लो क्या करता है इधर उधर भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, वही बात है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब हमारे पास है कि टाइप्स और सॉरी फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में एक बार बात करते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज से हमें क्या मतलब आ रहा है भाई, कि चार्जेस किस तरफ जाने चाहिए। अब ये छोटी सी बात तुमने पहले भी देख रखी होगी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि अनलाइक यानी कि अपोजिट, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और लाइक चार्जेस यानी कि प्रोटॉन से प्रोटॉन अगर होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे इन दैट केस। और अट्रैक्ट करने का कंडीशन क्या है, बस one positive charge and one negative charge should be there। चलो एक बार हम चार्जिंग ऑफ अ बॉडी की बात करते हैं, एक बॉडी को हम किस किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। अब जो दारूडी होते हैं वो तो बोलते हैं कि हम तो दारू पी के चार्ज हो जाते हैं ना, वो दारू पी के नचना शुरू हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, दारू पी के चार्ज हो जाते हैं, यानी कि एनर्जी आ जाती है।
तो यानी कि बेसिकली चार्जिंग ऑफ अ बॉडी क्या होती है, एनर्जी किसी के अंदर आ गई, मतलब एनर्जी की बात अगर यहाँ पे करूंगा तो इस फॉर्म में करनी पड़ेगी कि उसके अंदर चार्ज आ गया भाई, चार्ज आ गया। चार्ज कब आएगा, जब फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से क्या होगा, बॉडी का चार्ज चेंज होएगा, चार्जिंग होगी या डिस्चार्ज होगी, होगी ना, होगी। तो क्या क्या तरीके हैं बॉडी को चार्ज करने के, तो इसके लिए हम देखो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। पहला मेथड होता है कि यार एक पहले से चार्ज्ड बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी को आपस में जोड़ दो, एक साथ रख दो, तो जो चार्ज बॉडी है वो रखे रखे उस बॉडी को चार्ज, अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देगी। कर देगी कि नहीं कर देगी भाई, बिल्कुल कर देगी, है ना। तो ये एक मेथड होता है। एक मेथड होता है हमारे पास कि दो बॉडीज को आपस में इरेज कर दो। तो हाँ बेसिकली तीन मेथड्स होते हैं देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये तीन टाइप के मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम बॉडी को, जिनके यूज से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अभी हमारे पास इस चैप्टर में जो फोकस करने के लिए है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये दोनों चीजें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें ये दोनों चीजें काम आएंगी, यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो उसमें है। अभी हमारा मेन टॉपिक है भाई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में बेसिकली क्या होता है, दो बॉडीज आपस में रब कर रही होती हैं, आपस में एक दूसरे को टच करते हुए ऐसे घर्षण होता है, घर्षण ही तो कहते हैं फ्रिक्शन को। तो दोनों एक दूसरे को रब कर रही होती हैं, यानी कि टच हो रही होती हैं। तो यानी कि यहाँ पे टच तो यार इन्वॉल्व है, समझ में आई बात, टच तो यहाँ पे इन्वॉल्व है ही सही। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल अगर तुमने देखा होगा तो इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, तुम गुब्बारा लेते हो, बलून, बलून लेके बाल पे रब करके ऐसे दीवार पे चिपकाते हो तो चिपक जाता है, चिपक जाता है ना। वो क्यों होता है कि बलून के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो तुम्हारे बाल में आ जाता है, तुम्हारे बाल के जो और बलून के इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे बाल में आ गए तो बलून क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तुम्हारे बाल क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज हो गए। तो बलून ये जो पॉजिटिव चार्ज हो लेके दीवार पे चिपक जाता है, और दोनों, क्योंकि दीवार भी उसके लिए नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए, इसीलिए होती है हल्की फुल्की नेगेटिवली चार्ज, इसलिए दोनों आपस में चिपके रहते हैं, चिपके रहते हैं क्या, बलून और दीवार, इसीलिए आपस में चिपके रहते हैं। ये सबसे बेसिक सा एग्जांपल था। इसके आगे एक और एग्जांपल आता है कि यार एक ग्लास रॉड है, जो ग्लास रॉड्स बेसिकली केमिस्ट्री में यूज होती है टू स्टर द ऑब्जेक्ट्स। तो अगर एक ग्लास रॉड को मैं रब करूंगा ना सिल्क क्लॉथ से, और केमिस्ट्री में सिल्क क्लॉथ भी यूज होता है उसको रब करने के लिए, क्योंकि ग्लास पे स्क्रैचेस आना सही बात नहीं है उनके लिए, तो ग्लास पे स्क्रैच ना इसलिए उसको सिल्क क्लॉथ से हम रब करते हैं। तो उस टाइम भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूस फ्रिक्शन है दोनों के बीच, दोनों के बीच फ्रिक्शन है, रबिंग हो रही है, तो क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है इधर उधर, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि, लेकिन इस केस में क्या होती है, ग्लास रॉड क्या हो जाती है, ग्लास रॉड हो जाती है पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या हो जाता है, यानी कि क्या हुआ होगा यहाँ पे, ग्लास रॉड ने तो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, और ये ग्लास रॉड ने जब इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसने गेन कर लिए भाई, सिल्क क्लॉथ ने उन्हें गेन कर लिया। तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, ग्लास रॉड ने जब इलेक्ट्रॉन्स लूज किए उनको उसने गेन कर लिया, तो क्या हो गया, ग्लास रॉड तो क्या हुई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और सिल्क क्लॉथ को क्या हो गया, वो तो नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है कि तुम कुर्सी पे बैठ जाओ, पीछे से टॉवल मारे, ये तुमने अगर किसी ने किया हो पहले पढ़ के कि कुर्सी पे बिठा दो किसी को, प्लास्टिक की कुर्सी पे पीछे से टॉवल मारो लो कंटिन्यूसली, और फिर उसको छुओगे तो करंट आएगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस फ्रिक्शन टॉवल और तुम्हारी बॉडी और कुर्सी के बीच में जो हो रहा है उस वजह से चार्जेस का ट्रांसफर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और तुम्हारी बॉडी भी चार्ज हो जाती है, और जब तुम्हारी बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसे छूते हैं तो करंट लगता है, लगेगा ही सही यार, लगेगा ही सही, है ना। तो हम अगले टॉपिक पे आते हैं एक बार। इतना ही है हमारे पास चार्जिंग ऑफ बॉडी के मेथड, मेन मेथड है फ्रिक्शन, जो इस चैप्टर में पढ़ना है, वो भी अभी इतना सही टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल से अगले चैप्टर में बात हो रही है, तो हम उधर बात करेंगे इसकी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
हाँ, तो चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में एक बार बात करते हैं। देखो कि सबसे पहले तो हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि यहां पे हम चार्जेस में बात करते हैं तो क्या चार्जेस है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और दूसरा क्या केस है भाई, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या अट्रैक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। इसी से इंग्लिश की एक कहावत आती है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ठीक है कि यानी कि जो भी भिन्न भिन्न समानताओं के लोग हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजीज के लोग एक दूसरे के अट्रैक्टेड होते हैं। यही तो होता है ना, तुम्हारे को अगर सलमान खान पसंद नहीं है, किसी और को पसंद है, तो अगर उसको पसंद है तो तुम एक बार को बोलने की कोशिश करते हो ना कि अरे क्या फालतू आदमी को पसंद करता है ना, ऐसा बोलते हो ना तुम। और अगर तुम्हें मान लो शाहरुख खान पसंद है, उसको नहीं पसंद है, तो वो बोलता है ना अरे क्या फालतू आदमी को पसंद करता है। तो क्या हो रहा, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजीज है ना तुम्हारी दोनों को लेके, इसीलिए तुम एक दूसरे से लड़ना पसंद करते हो। पर लेकिन जो दो लोग हैं जिन दोनों को ही अगर शाहरुख खान पसंद है, तो दोनों तो मस्त रहेंगे, ठीक है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है दोनों के बीच, है ना। तो एक दूसरे के पास तो आना ही नहीं चाहेंगे लड़ने। पर तुम दोनों तो लड़ना चाहोगे, क्योंकि शाहरुख सलमान करने में तो पूरी दुनिया को मजा आता है, वेलापंथी वाली बात है। तो तुम मत करना, दुनिया को करने दो, है ना। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, समझे बात को, है ना। दूसरा क्या है, चार्जेस स्केलर। हाँ, चार्ज जो है क्या है भैया, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसे पूछोगे तुम, कैसे पूछोगे ना, तो स्केलर क्वांटिटी ऐसे है चार्ज कि चार्जेस में जो है हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, डायरेक्शन की बात नहीं करते, चार्जेस में चार्ज की बात करते हैं। जो है पॉजिटिव वो है चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज। वहां डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स है और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ना। पर है तो दोनों सेम ही चीज, तो वहां पे उतना फर्क उससे नहीं पड़ता है। यानी कि वो स्केलर क्वांटिटीज क्यों है भैया, क्योंकि डायरेक्शन पे उसका फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज या क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज जो है काउंटेबल होता है, चार्ज को काउंट कर सकते हैं। यानी कि चार्ज की यूनिट क्या होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है वही चार्ज की एक यूनिट हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए ना। चलो यार, चार्ज को मतलब काउंट भी कर सकते हैं, है ना। और काउंट कर सकते हैं तो मतलब वो एडिटिव भी है, एडिटिव भी है मतलब चार्ज। यानी कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या है बॉडी पे, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना रिजल्टेंट। इस तरह से तो काउंट करते हैं, +2 -1 यानी कि +1, यही तो है, +2 -1 यानी कि 1। इस तरह से तो चार्ज को काउंट कर सकते हैं। ये क्या है, इंटीजर्स को जिस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, उस तरह से चार्ज को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और चार्ज जो होगा हमेशा हमेशा चार्ज एक होल नंबर की फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा। होल भी नहीं, सॉरी, नेचुरल नंबर की फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में कभी नहीं होगा, नेचुरल नंबर की फॉर्म में ही होगा हमेशा। क्यों होगा भाई नेचुरल नंबर की फॉर्म में बताओ बताओ, हमेशा नेचुरल नंबर की फॉर्म में ही क्यों रहेगा चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन से छोटी कोई यूनिट होती है क्या एटम में, और डिविजिबल है क्या एटम, नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन से छोटी यूनिट नहीं होती, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटी यूनिट होनी चाहिए चार्ज की। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कभी टूटेंगे ही नहीं, तो वो हमेशा क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर में रहेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट चार्ज होगा, तभी तो मैं बोलूंगा उस बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, तभी तो बात करेंगे ना हम। इसीलिए चार्जेस क्या होता है भाई, हमेशा नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं।
और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है कंजर्व्ड, दैट चार्जेस आर कंजर्व्ड। यहां पे होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्जेस कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि चार्जेस जो है हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कभी किसी ने क्रिएट किया ही नहीं है। क्या किया है भैया? इलेक्ट्रॉन कभी किसी ने क्रिएट ही नहीं किया। इलेक्ट्रॉन्स का तो बस ट्रांसफर होता है, एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। यहाँ पे एटम्स का बस ट्रांसफर होता है। समझ में आई बात? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है चार्ज की जो तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। हाँ, तो अब हम आते हैं, देखो चार्ज की यूनिट के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स है तो हर चीज की अपनी अलग यूनिट है, ताकि जो बताए कि भैया ये चीज ये है, इसको इस फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास? तो हमारे पास क्या भैया, चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है भाई कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब। चार्ज को किस में बोला जाता है? कूलम्ब। यानी कि इट हैज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, इट हैज 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। इस तरह से मैं बात करूंगा इफ देयर इज चार्ज ऑन बॉडी। अब यहाँ पे जब कूलम्स की बात हो रही है तो हमने पहले क्या बात की थी कि चार्जेस किसकी वजह से पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यानी कि ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 कूलम्ब, जो कि सरासर गलत है। समझे? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो अब सोच लो एक कूलम्ब तो कितना बड़ा होता होगा। समझे? तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और फिर मुझे पता है कि ये चार्जेस एडिटिव होते हैं, तो यानी कि अगर एक बॉडी पे 6-7 कूलम्ब चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हम बता ही सकते हैं यार। कि मान लो चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन के हिसाब से हम चार्ज को काउंट करते हैं क्यू, तो ये बॉडी का चार्ज है। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके ही तो इस चार्ज को बना रहे होंगे ना। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके ही तो इस चार्ज को बना रहे होंगे। n नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, उसके जैसे n इलेक्ट्रॉन उतने चार्ज बना रहे होंगे, तभी तो एक बॉडी पे एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा ना। तो मैं क्या बता सकता हूं कि अगर मेरे पास टोटल चार्ज 1 कूलम्ब है, ये क्या होगा? कूलम्ब में ही होगा ना। कूलम्ब में ही होगा ना। अगर मेरे पास 1 कूलम्ब टोटल चार्ज है तो मैं क्या कह सकता हूं? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उससे डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें यूज हुए थे। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अब ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तभी तो दोनों यूनिट सेम है। तो ये, लेकिन ये क्या है? बॉडी का टोटल चार्ज, और ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो ऐड होकर तो टोटल बॉडी का चार्ज बनेगा ना। तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि बॉडी पे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसको मैं पता लगा सकता हूँ इस तरह से। तो n का पता लगाओ यार, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम से कूलम कैंसिल, तो n क्या हो गया? डायमेंशनलेस क्यों होना ही चाहिए, क्योंकि ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर तो हमेशा डायमेंशनलेस ही होगा ना किसी भी चीज का। तो 1/1.6 तो यार मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए 6 करीब। ये कैलकुलेट करके देखेंगे ना तो हम इस तरह से कुछ आंसर हमारा आ जाएगा। यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोचो 6.25 इंटू 10⁻18 कितने सारे हैं। इसके बाद 625 के बाद 16 जीरो लगेंगे। कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं भाई? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बना सकते हैं। तो मैं कब बोलूंगा कि देयर इज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज? व्हेन द बॉडी हैज these much of electrons, that is 6.5 into 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब मैं क्या बोलूंगा कि उस पे है चार्ज। उस पे क्या है भाई? चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डायरेक्टली तुम याद कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो हम अभी अपने मेन टॉपिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चलेंगे अब, क्योंकि हमने चार्ज की काफी बातें कर ली, हमने बहुत कुछ समझ लिया कि चार्जेस क्या है भैया, नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि एटम में प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज, तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म्स में ही चार्जेस जो है एग्जिस्ट करेंगे इस नेचर में। तो अब ये जो इस नेचर में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं चार्जेस इस फॉर्म में, तो तब मैं क्या कहूंगा यार, क्या कहूंगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से ही चार्ज पॉसिबल हो पा रहा है, वरना तो एटम क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम। यही होता है ना, किसी भी एलिमेंट के लिए यही बात ट्रू है, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो यार मास भी तो चेंज हो रहा है ना, फिर तो हम उसका मास भी अलग क्यों नहीं ले लेते। Na+ का मास तो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना सोडियम के मास से, सोडियम के आयन के मास से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इसी तरह से क्लोरीन माइनस यानी कि माइनस का जो एनायन है उसका मास थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए क्लोरीन के एटम से, क्योंकि उसने तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो मैं ऐसा क्यों नहीं बोलता कि Cl- का वजन जो है क्लोरीन से ज्यादा है, या सोडियम कैटायन का वजन सोडियम से कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 9.1 इंटू 10⁻³ kg की फॉर्म में होता है। तो यार वो क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो हम इस तरह से बात नहीं करते कि वो वजन पे इफेक्ट डाले या कि मास ही चेंज कर पाए एटम का। तो उस तरह से चीजें बदल जाती हैं थोड़ी, आई समझ में। चलो देखते हैं फिर, तो टाइप्स किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो दो टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस। अब अगर एक स्टेशनरी है तो दूसरा तो मूविंग चार्जेस होना चाहिए ना, तो हाँ यार दूसरा मूविंग चार्जेस ही होना चाहिए। तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट यानी कि मूविंग। किसी में करंट लग गया तो दौड़ जाता है, अरे तू भाग क्यों गया, अरे करंट लग रहे हैं क्या यहाँ पे, भाग गया जो। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि करंट का मतलब ही क्या है, मूविंग चार्ज, और स्टैटिक का मतलब है स्टेशनरी चार्ज। अब देखो ऑलमोस्ट हमने अभी बात कर ली कि हर बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज तो हल्का फुल्का सा है ही सही, है ना, क्योंकि अगर एनायन और कैटायन में तुम्हें फर्क तो पता ही है, तो थोड़ा बहुत चार्जेस का इधर उधर होना चलता है ना। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अगर चार्जेस मूव नहीं कर रहे तो वो स्टैटिक है, यानी कि स्टेशनरी चार्जेस है, तब मैं क्या बोलूंगा, स्टैटिक चार्जेस है। उससे डील करने के लिए हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक्स में। किसमें पढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स में। और फिर अगला जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज बिकॉज ऑफ द मूविंग चार्जेस। अब मूविंग चार्जेस के लिए हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये चैप्टर जो हमारा है बेसिकली किसके लिए है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी कि मूविंग चार्जेस की स्टडी के लिए ही हमारा ये वाला चैप्टर है। तो अभी हम देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। मेन बात हमने क्या सीखी भाई, चार्ज क्या होता है, कि एवरीथिंग इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में हम मेजर करते हैं चार्ज को, यानी कि हर एटम पे चार्ज है इसलिए। लेकिन सिंस नंबर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमेशा सेम होता है इलेक्ट्रिकली एक एटम में, इसीलिए हर एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा हम कहेंगे कि चार्ज प्रेजेंट हो गया, यानी कि जब लूज कर दिया या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो वहां क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और अगर जिसने गेन किया वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और फिर हमने प्रॉपर्टीज देखी कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर है ना, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि चार्जेस कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कुछ बातें पढ़ी हमने। फिर हमने देखा कि यार किस किस तरह से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, कि अगर ग्लास रॉड को सिर्फ क्लोथ से करूँगा तो ग्लास रॉड तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और सिर्फ क्लोथ नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इसी फिनोमेनन को तो मैं बलून को अपने सर से रगड़ के कर सकता हूँ। ये हमने बातें समझी। और फिर हमने देखा कि यार मेन टॉपिक की तरफ आए तो स्टैटिक और करंट दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इनके बारे में देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।